नया IBN 7 हौसला है। बड़ों के बीच बचकानी जंग छिड़ी है। जी हां, नजीब जंग साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, दोनों को प्रशासनिक अनुभव है। दोनों कई सालों से, कई वक्त तक प्रशासनिक अनुभव को जीते रहे हैं, मानते रहे हैं। उसी संविधान के तहत एक को उपराज्यपाल बनाया गया और उसी संविधान के तहत हुए चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज आलम यह है कि दोनों व्यक्तियों को लगता है कि संविधान उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उनके अधिकारों में नजर लगाए बैठा है। आखिरकार यह सारा माजरा दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग की लड़ाई अब और बदरंग हो चुकी है। अब तक ये लड़ाई अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ी जा रही थी, लेकिन आज सीधी टक्कर शुरू हुई है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने अपने आप को इस विवाद से अलग किया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि इस मामले को एलजी को खुद निपटने दे, राष्ट्रपति के पास मामला पहले ही जा चुका है। देखिए केजरीवाल और नजीब जंग की इस जंग की आज की कड़ी। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर बाहर निकले थे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। वो राष्ट्रपति से मिले, लेकिन उनकी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विवाद पर उनसे कोई बात नहीं हुई। केंद्र ने मामला एलजी पर छोड़ दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पीएम ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में सीधे शामिल न हो। इस विवाद का उपाय उपराज्यपाल ही खोजे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, दिल्ली में केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। कृपया दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले ये सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई। केंद्र ने किनारा कर लिया और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। बुधवार सुबह केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली के अफसरों की बैठक की। उन्होंने उन्हें दिल्ली सरकार के आदेश मानने की नसीहत दी। इसी के कुछ घंटों बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने सीएम को चिट्ठी लिखकर सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया। उन्होंने अनिंदो मजूमदार को भी उनके पद पर बहाल कर दिया। एलजी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि संविधान के तहत जो शक्तियां मिली है उसके मुताबिक उपराज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकार है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जो आदेश दिया है वो उपराज्यपाल को मिली शक्तियों का अपमान है। उप मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं वो संविधान के उलट हैं। लेकिन इसी के बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग से सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि आखिर राज्यपाल किन कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ये निर्देश दे रहे हैं। मिलना है, खत लिखना है, कन्फ्रंटेशन करना है, शासन कब करेंगे? वो गवर्नेंस कब करेंगे? उनकी प्रायोरिटी क्या है? शासन करना या केवल हंगामा खड़ा करना या बार बार कुछ पॉइंट्स क्रिएट करना? दोनों के दोनों जो हैं भाग भाग करके राष्ट्रपति के पास में गए हैं। दोनों अगर आपस में ही बात कर लें, राष्ट्रपति को अलग से बात करने की जगह, तो ये मसला आगे बढ़े ही नहीं। दोनों को मैच्योर तरीके से इसमें सामने आना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर इस विवाद का अंत कहाँ होगा? आखिर केंद्र सरकार इसमें दखल कब देगी? सवाल ये भी है कि आखिर कौन किसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जो रिपोर्ट IBN 7। बड़ों के बीच बचकानी जंग जैसे चल रही है, तो आज का हमारा 8 बजे का सवाल भी यही है कि क्या सीएम केजरीवाल की जिद की वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है ना, IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए और हमें अपने SMS 51818 पर भेजें। आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में रात करीब 8:30 बजे दिखाई जाएगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय कराऊंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह मेरे साथ हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हारून यूसुफ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर 2 व्यक्ति मेरे साथ हैं, सुभाष कश्यप जी और जाने माने वकील KTS तुलसी जी। सुभाष कश्यप जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो बात गोपाल सुब्रमण्यम कह रहे हैं, राजीव धवन कह रहे हैं, इंदिरा जयसिंह कह रही हैं, वही बात सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को अपनी टीम चुनने का अधिकार है और एलजी को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसा अवस्थी जी आपने प्रारंभ में कहा
दिल्ली में जो हो रहा है वो बहुत बचकानी हरकतें हो रही हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अशोभनीय है और संविधान और लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का स्पष्टतया उल्लंघन है। मैं 3 दिन से निवेदन कर रहा हूं कि इस समस्या को सुलझाने का सीधा सा रास्ता सिर्फ एक है और वो ये है कि सब लोग ये रिकॉग्नाइज करें कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज एंड एकोमोडेशन। उपराज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, दोनों को मिल बैठकर एक समाधान निकालना चाहिए। वही बात मुझे खुशी हुई आज गृह मंत्री ने भी कही राष्ट्रपति से मिलकर आने के बाद कि दोनों को, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिल बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए और उन्होंने ये विश्वास भी व्यक्त किया कि समाधान निकल आएगा। मैं भी समझता हूँ कि कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है और समाधान आसानी से निकल आएगा। कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है? सुभाष कश्यप जी, आप क्योंकि संविधान को जानते हैं, आपने एक बात कही, दोनों का किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? दोनों का और दूसरी सवाल, सर दूसरा सवाल सुन लीजिए, जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल मेरा बहुत जुड़ा हुआ इसी बात से कि क्या आपको लगता है कि इस मामले को एक पक्ष के लोग जानबूझकर कुछ खास वकीलों के नाम आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि यह कहा गया कि जो लोग बीजेपी के, आशुतोष जी का बयान आया आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता का, कि टीवी शुड स्टॉप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू बीजेपी प्लांटेड सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। ये किस पर हमला है? ये तो वही बता सकते हैं किस पर हमला है, लेकिन मुझको लगता यह है कि असली मुद्दा ये कुछ लोगों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का नहीं है। असली मुद्दा जो है वो स्टेटहुड की डिमांड के लिए और उसके लिए जो प्रपोज्ड एजिटेशन है उसके लिए ज़मीन तैयार करने का है। और ये जो टकराव की राजनीति है वो सचमुच में उसका उद्देश्य जो है वो स्टेटहुड की डिमांड है। और जैसा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सिसोदिया जी, उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने के बाद कहा भी कि असली मुद्दा स्टेटहुड का है। तो अगर स्टेटहुड का असली मुद्दा है तो अधिकारियों की कमर कंधे पर रखकर क्यों बंदूक छोड़ी जा रही है? सीधा स्टेटहुड की बात की जाए और स्टेटहुड के लिए डिमांड की जाए। जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में स्पष्ट है, मेरे से मतभेद हो सकता है वकीलों का या किसी का, लेकिन संविधान की जो बात है उसकी तो सब कसम खाते हैं, उससे मतभेद नहीं हो सकता। संविधान में स्पष्ट है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है, अर्ध राज्य भी नहीं है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के नाते सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है और उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनमें वेस्ट करती हैं। राज्यों के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल की जो एड एंड एडवाइस, मैं इसको बहुत साधारण शब्दों में पूछता हूँ। राघव चड्ढा ने हाथ उठाया। सुभाष जी, बहुत साधारण शब्दों में आपसे पूछ रहा हूँ, एक आखिरी सवाल, फिर आगे पैनल डिस्कशन पे जाऊंगा मैं। इसका मतलब क्या ये है कि एलजी को मुख्यमंत्री की सलाह मानना जरूरी नहीं है, जैसा कि बाकी राज्यों में होता है? पूर्ण राज्यों में अगर कैबिनेट 2 बार प्रपोजल भेजे आमतौर पर तो राज्यपाल को मानना बाध्य होता है। क्या ये बात यहां लागू नहीं होती? देखिए, संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति के लिए ये कहा गया कि वो बाध्य होंगे, लेकिन राज्यपाल के लिए ये नहीं कहा गया और उपराज्यपाल के लिए भी नहीं कहा गया। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल संविधान में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बाध्य नहीं है। ठीक है। राघव चड्ढा, आपने हाथ उठाया था, डिबेट इज ओपन, मैं सबसे बात करूंगा। राघव, आपने हाथ उठाया जी, आप सहमत नहीं थे किसी बात से? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। हाँ, पहले कानूनी बात करता हूं, फिर राजनीतिक बात करूंगा। पहली बात, मनीष सिसोदिया जी ने ये तो कतई भी नहीं कहा कि फुल स्टेटहुड की लड़ाई है। हालांकि फुल स्टेटहुड आम आदमी पार्टी के एजेंडा में भी है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव से पहले कह रही थी कि, और मोदी जी ने कहा था जापानीज पार्क वेस्ट दिल्ली में जब भाषण दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी। पर इस समय मुद्दा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इस समय मुद्दा यह है कि इस समय ना तो दिल्ली पूर्ण राज्य है, ना तो पूर्णतः यूनियन टेरिटरी है, कुछ बीच में है और
और उस बीच में जो दिल्ली की शक्तियां हैं, दिल्ली सरकार की शक्तियां हैं, एलजी की शक्तियां हैं, उसका क्या आंकलन है और कैसे आंकलन करा जाए। मैं संविधान ही पकड़ता हूं। संविधान स्पष्ट कहता है कि 3 रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 18 और स्टेट लिस्ट, यानी कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। ये 3 चीजें हैं जो एलजी के पास हैं और एलजी की इस पे डिस्क्रिप्शन का लागू होती है। बाकी तमाम मुद्दों में, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में, सारी अपॉइंटमेंट्स में मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है और उनकी सहमति बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज हो यह रहा है कि परसों उपराज्यपाल कहते हैं कि मुख्य सचिव की नियुक्ति मैं करूंगा, कल कहते हैं सारे अधिकारियों की नियुक्ति मैं करूंगा, आज कहते हैं कि चपड़ासी की नियुक्ति भी मैं करूंगा। तो जिस प्रकार से एलजी के ऑफिस का राजनीतिकरण हो रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में भी प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके लिखा कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले दरवाजे से दिल्ली सरकार को चलाना चाहते हैं। तमाम अपने अफसर हर जगह बिठा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बिठा रहे हैं, सचिव भी बिठा रहे हैं, अधिकारी भी बिठा रहे हैं, चपड़ासी भी अपना बिठा रहे हैं और डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हैं। यानी कि सिद्धार्थनाथ सिंह, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। अफसरों को ऑर्डर दिया, नजीब जंग के सारे बीजेपी अपना सरकार चलाना चाहती है दिल्ली में, चुनाव हारने के बाद भी दे रहे हैं। राघव चड्ढा का सीधा आरोप है सिद्धार्थनाथ सिंह। मैं ये कह रहा हूं, एक जी राघव चड्ढा का सीधा आरोप है सिद्धार्थनाथ सिंह। हेलो, बोलिए कि बीजेपी अपना शासन चला रही है। ये तो राजनीतिक बयान है। मैं वास्तविकता में थोड़ा गहराई से जाएं तो उसके अंदर देखेंगे आप कि फरवरी 2015 के अंदर अभी राघव चड्ढा जी ने खुद कहा एंट्री 1, 2 एंड 18 जो 239AA के तहत संविधान में एलजी को पावर्स दिए गए हैं, जिसमें लैंड आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है और सर्विसेज भी आते हैं। इन तीनों के तहत ये अधिकार एलजी के पास है। मगर लॉ एंड ऑर्डर आता है। केजरीवाल ने एक ऑर्डर पास किया था फरवरी 2015 में, जिसके एक से राघव जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो उसके तहत वो मुख्यमंत्री ने फरवरी में बोला कि ये जितने भी हैं अधिकार और जितने भी फाइल्स हैं वो सीएमओ के थ्रू एलजी के पास जाएंगे। तो पहला प्रहार यहां से शुरू हुआ। दूसरी चीज जो है, संविधान कहीं ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं संविधान की दुआ देते। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जब भी मैंने आज थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, उसके अंदर जो एक अहम चीज है वो है जब प्रेसिडेंट को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट उसके एडवाइस पे एक्ट करता है। एक्ट वर्ड बड़ा अहम है, मगर यहां पर राज्यपाल को एक्ट करने का कोई भी वर्ड संविधान में नहीं है, खाली एड एंड एडवाइस, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और तीसरी चीज बहुत अहम है कि कहीं कोई समस्या होती है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में, तो राष्ट्रपति का अधिकार है उस पर निर्णय लेने का, और उसके तहत जब तक कि राष्ट्रपति उस अधिकार के ऊपर निर्णय कोई नहीं देते, ठीक है, तो राज्यपाल का जो भी अधिकार है वो अपना तुलसी के पास भी जाऊंगा। दुर्भाग्य ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण ये है सुमित जी कि अरविंद केजरीवाल ये एक समस्या पैदा करना चाहते हैं और उनसे सरकार चल नहीं रही है, इसलिए ये दुविधा में सितंबर 24 1998 को सितंबर 24 1998 को राघव चड्ढा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सुन लीजिए राघव, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सितंबर 24 1998 को नोटिफिकेशन आया था गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, और सर्विसेज शब्द को जोड़ दिया गया है। और सर्विसेज का मतलब जो आपने 3 चीजें गिनाई, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के साथ साथ सर्विसेज, इसका मतलब इन चीजों के बारे में राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, आपको केटीएस तुलसी जी, क्या आपको याद है ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया था 24 सितंबर 1998 को? केटीएस तुलसी जी, मैं आता हूं आपके पास, संविधान विषय हमारे साथ है। मैं ये साफ कर जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई भी नोटिफिकेशन संविधान को तब्दीली नहीं कर सकता। संविधान में साफ लिखा है, आर्टिकल 239 AA क्लॉज 4, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
वर्डिंग बिल्कुल वही है जो आर्टिकल 74 की है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड देन कहते हैं कि एक्ट नहीं लिखा, इसमें लिखा है उसके बाद द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शंस in relations to matters with respect to which legislative assembly has power. So the Council of Ministers is to aid and advise the Lieutenant Governor with regard to matters within the powers of the Legislative Assembly, except, except क्या है? Except insofar as he is by or under any law required to act in his discretion, which means for all matters where the assembly has the power, the lieutenant governor will act on the basis of the aid and advice. With regard to the reserved subjects, he can act in his own discretion. ये आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं क्रिएट हुई। प्रॉब्लम अब ये इसलिए क्रिएट हो गई कि बीजेपी इलेक्शन हार के भी दिल्ली में शासन अपना चलाना चाहती है। वही बात जो आम आदमी पार्टी कह रही है, राघव चड्ढा कह रहे हैं, है सरकार उसी और बात वो भी इतनी अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी से आई है, उनको काम नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल, सिद्धार्थ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सिद्धार्थ नाथ सिंह से जवाब लूंगा, लेकिन कैसे संविधान लेकिन एक बात हारून यूसुफ को शामिल करना चाहूंगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह जवाब लूंगा, राघव चड्ढा हाथ उठा रखें। हारून यूसुफ, आपकी सरकार रही 15 साल तक, आप लोगों ने केंद्र में रहे, दिल्ली में रहे, आप लोग काम करते रहे, क्या इस बीच में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई? क्या कभी यह नहीं लगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आपने क्यों नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया आपने 15 सालों में? देखिए, विधानसभा में बार बार ये रेजोल्यूशन पास होके गया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब हमने सरकार में आए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। नहीं, बीते 10 सालों में, बीते 10 सालों में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब आपने पूर्ण राज्य क्यों नहीं बनाया इसको? दिल्ली में आप लोग थे, केंद्र में भी दिल्ली कांग्रेस थी, पूर्ण राज्य का क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? जो भी परिस्थितियां रही वो सबके सामने है। मैं बात कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों रखना चाहिए। सहमति है, बता सकते हैं, उसको बनाने में बातचीत करके उन मसलों को हल किया गया। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, सुमित जी मैं आऊंगा राघव आपके पास, राघव मैं आऊंगा आपके पास। मेरा सवाल हारून यूसुफ से है और ये सवाल बहुत इनके लिए मौजूद भी है। एक मिनट, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप इस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि दिल्ली में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, कि आपकी सरकार चाहती थी शीला दीक्षित की सरकार की पूर्ण राज्य बने। मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बनाया? इसको समझाइए, बहुत जरूरी है, तभी राघव चड्ढा को समझ में आएगा कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश रखना क्यों जरूरी है। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी, क्योंकि केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही है और जो दिल्ली की सरकार है वो भी दिल्ली में है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर बहुत सारे मसले हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। मैं आपसे सुमित जी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील कर दिया, जो ये करना चाहते थे, जो 4 सीनियर ऑफिसर्स की पहले तो लिस्ट आती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी 2 नाम भेजते हैं, एक गैमलिन जी का और एक परिमल राय जी का। गैमलिन जी पर आरोप लगा देते हैं कि 11,000 करोड़ का घोटाले के अंदर बिजली कंपनियों के साथ मिली है। एक सीनियर अधिकारी को, एक अफसर को आप इस तरह के आरोप लगा के, अगर आरोप हैं तो उसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त एक्शन हो। राघव चड्ढा जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके से जवाब करके, जहां तक परिमल राय जी का ताल्लुक है, अब मेरा जवाब ले लीजिए। जहां तक परिमल राय जी का ताल्लुक है, यही केजरीवाल जी का कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा जी ने स्वयं चिट्ठी लिखी, एलजी को स्वयं चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर यह कहा कि जो इस समय तात्कालीन सरकार है, जो इस समय सरकार है,
वो हम पे संदेह करती है इन कारणों से। जब ये चिट्ठी एलजी के ऑफिस पहुंचती है तुरंत चिट्ठी लीक हो जाती है। लीक होती है तो सारे मीडिया में आ जाती है, हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको इस अफसर पे शक क्यों है, तो हमें बताना पड़ा। हमने थोड़ी जाके मीडिया में कहा कि हमें शक है, ये तो गैमलिन मैडम ने खुद अरे ये राघव चड्ढा विरोधी तो इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? चिट्ठी में लिखा राघव चड्ढा जी, ये इल्जाम आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आपने रिलीज की वो चिट्ठी, इतने बड़े आपने रिलीज की वो चिट्ठी। राघव चड्ढा, ये इल्जाम आपके ऊपर भी आ रहा है, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने सिलेक्टिव तौर पर लीक कर दी। आप अपने बीट रिपोर्टर से कंफर्म करिए, ये तमाम दिल्ली में जो भी आम आदमी पार्टी तलवार लेके निकल जाओ, भारतीय जो जनता पार्टी कांग्रेस को आपके बीट रिपोर्टर कवर करते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये चिट्ठी एलजी के दफ्तर से लीक हुई। पहली चीज, एलजी के दफ्तर से लीक हुई। एलजी को चिट्ठी लिखते हैं, वो हमारे दफ्तर पहुंचने से पहले, मैं IBN 7 के चैनल पे देखता हूं ये एलजी ने पत्र लिखा हमारे दफ्तर तक या सरकार के दफ्तर तक, तो वो चिट्ठी पहुंचने से पहले लीक हो जाती है। आज आप देखिए वास्तविकता है क्या, हो क्या रहा है। एक संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठे हैं, उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज इस समय राजनीतिक बेरोजगारी से गुजर रही है। दिल्ली में इतनी बुरी हार मिली उनको, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली की हारने के बावजूद भी आप जबरदस्ती दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, चालकों की बात हो, राघव सुन लीजिए। सुमित जी, और इसीलिए सुमित जी 420 जगह इनकी जमानत जब्त हुई थी 2014 के अंदर, ये शायद भूल गए और हार की बात करते हैं। तो इसलिए आपको शासन मिला है, आपको सरकार बनाना है, आपको चलाने के लिए दिया गया है, और उसके अंदर कोई भी उलझन होती है उसका राघव चड्ढा अपने से बता रहे हैं दिल्ली की जनता के मैंडेट को आप दरकिनार कर रहे हैं। सुमित जी बोलिए सिद्धार्थ बोलिए। शिशु स्पोक्स पर्सन के साथ थोड़ा सा हम लोग को मत लाया करिए, ये शिशु हैं, अभी इनके दूध पीने के दिन है, इसलिए जरा शांत रह के बात सुनने का सिद्धार्थ अरे आप क्यों डरते हैं? रिक्वेस्ट है आपसे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता की हैसियत से वहां है। सिद्धार्थनाथ सिंह, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राजनीति ये नहीं कहती कि बालों पर भाई, ये बात सच्चाई है कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव हारी है, बीजेपी कांग्रेस। सुमित जी, मेरे को आप बोलने का अधिकार दीजिए, राजनीति खत्म कर दी। राघव बोलने का अधिकार दीजिए तो मैं बोलूंगा। राघव सुन लीजिए, सिद्धार्थनाथ सिंह को फिर वाइंड अप भी करना है, मुझे टाइम हो रहा है। सिद्धार्थ, ऐसा है सुमित जी, इनके पास अधिकार है सरकार चलाने का। कोई भी समस्या है उसके अंदर संवैधानिक आप क्राइसिस मत क्रिएट करिए, क्योंकि आपने 49 डेज में भी दिखाया और आज आपने उसी का रिवर्स किया है कि लोकायुक्त के लिए आपने केंद्र को भेज दिया। उस समय आपने क्यों नहीं भेजा था? आपने आज अपनी गलती सुधार ली, या आपको पता था उस समय आपने क्रिएट करा कॉन्स्टिट्यूशन, आज भी आप कर रहे हैं। गैमलिन को आप पहले तो आप कहते हैं कि उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे, मगर उसके ऊपर आपने फिर से उस पर आपने आरोप लगाया, परिमल राय आपके हट गए। आपने क्या किया, एक IAS ऑफिसर के अंदर उसके दफ्तर को आपने ताला लगा दिया। इस तरह की आप राघव चड्ढा लास्ट कमेंट आपका, आप तानाशाही की तरह से मुख्यमंत्री चलाना चाहते हैं, क्या आपको शर्म है? आप क्या कर रहे हैं? मौका चाहिए जवाब देने का। बोलिए। मुझे पूरा मौका चाहिए जवाब देने का सुमित जी, मैं देता हूं जवाब, मैं सारे जवाब दूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये मैं बता दूं सिद्धार्थ जी को कि यही नौजवान लोगों ने आज इनको 32 सीटों से 3 सीटों पर ले आए हैं, और 15 साल तो आपकी सरकार बनी नहीं, और आज मैं बताता हूं अगले 15 साल भी दिल्ली में मैं सरकार बनने दूंगा नहीं आपकी। यही जवान लोगों ने आपके ऊपर आज सवाल उठा रहे हैं, इन्हीं जवान लोगों ने आप लोगों की राजनीति का सफाया कर दिया है, इन्हीं लोगों ने आपकी राजनीति खत्म कर दिया है। वक्त की कमी है, मैं बस वक्त की कमी है, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं चाहता था कि इस बचकानी जंग का कोई बड़ा असर दिखाई दे, कोई नतीजा दिखाई दे, कोई सॉल्यूशन दिखाई दे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तलवारें एक दूसरे पर तानी हुई हैं, लगता नहीं कि हाल फिलहाल में इस समस्या का जो दिल्ली में एक संवैधानिक संकट सा पैदा होता दिखाई दे रहा है, उसका कोई समाधान हाल फिलहाल में हो पाएगा। हमने आज का सवाल भी आपसे यही पूछा था
कि क्या सीएम केजरीवाल की जिद की वजह से दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। 71% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 29% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह संवैधानिक संकट की स्थिति मुख्यमंत्री केजरीवाल की जिद की वजह से पैदा हुई दिखाई देती है।